अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना इलियास और 24 की खसूसी ट्रांसमिशन में यूएस इलेक्शन की खसूसी ट्रांसमिशन में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। अगर हम कुछ अमेरिका की बात करें तो कहीं पे हमें नीला रंग नज़र आ रहा है और कहीं पे हमें लाल रंग नज़र आ रहा है, लेकिन कुछ और पार्टीज भी हैं, उन हवाले से भी बात करेंगे। देखते हैं दैट हु इज़ हेडिंग टुवर्ड्स व्हाइट हाउस। आज का जो हमारे पैनल है मैं आपसे उनका तारुफ करवा दूँ। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सलमान आबिद साहब, बहुत ही रिनाउंड एनालिस्ट हैं, और डॉक्टर फारूक हसनात साहब भी बहुत ही रिनाउंड एनालिस्ट हैं। फिर डॉक्टर मुजाहिद कामरान साहब हैं, वीसी हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के। ज़रूर जानेंगे इनसे भी उनकी जो तज्जिया है कि वो किस तरीके से देख रहे हैं आने वाले यूएस इलेक्शंस को। और आमिर डार साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने यूएस इलेक्शंस को कवर भी किया है, एनालिस्ट भी हैं, एंकर भी हैं और रिपोर्टर भी हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी डॉक्टर फारूक हसनात साहब की तरफ। फारूक साहब मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त जो सर्कमस्टांसेस हैं, क्योंकि पिछले हफ्ते की अगर हम बात करें तो हमने देखा था कि हिलरी साहिबा का फिर से वो एक ईमेल वाला इशू दोबारा से सामने आया है और वो एफबीआई की जानिब से उनकी इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है। तो इन हालात में कितना डैमेज किया उनकी पूरी साख को, उनकी कैंपेन को, इन सब चीज़ों ने? अगर हम पीछे तारीख दें हैं अमरीकी सदारती इंतखाबात की, तो आखिर में हमें यही नज़र आता है कि रेस बहुत करीब हो गई है। लेकिन हो ये रहा होता है कि चूज बाय स्टेट होता है और विनर टेक्स ऑल होता है, तो इसलिए कुछ की स्टेट्स हैं जिसको बैटल ग्राउंड स्टेट्स हम कहते हैं, उन पे डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल फ्लोरिडा है, ओहायो है, पेंसिल्वेनिया है, नॉर्थ कैरोलिना है, वर्जीनिया है, तो वहाँ पे बहुत नेक टू नेक रेस चल रही है। लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे अगर ये हिलरी ले गई फॉर एग्जांपल, तो फिर आपको मार्जिन इतना करीब नहीं नज़र आएगा, फिर मार्जिन इलेक्टोरल कॉलेज में आपको बहुत बड़ा नज़र आएगा। लेकिन मैं एक बात यहाँ पे कहूँ कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस किस्म की सियासत का वहाँ पे अमेरिका में उसको मुंतखब किया है, वो तो बिल्कुल वाइट वोटर को, वाइट मेल को एड्रेस कर रहे हैं, हाई स्कूल ड्रॉप आउट्स को कर रहे हैं और उन लोगों को कर रहे हैं जो ये समझते हैं कि अमेरिका को सख्ती करनी चाहिए, जो नॉन वाइट हैं, और दुनिया में भी सख्ती के साथ पेश आना चाहिए। और अगर मैं गलत नहीं हूँ, इनमें से ज़्यादा लोग जो वो हैं वो जो अनरजिस्टर्ड वोटर हैं, एम आई राइट? अनरजिस्टर्ड का तो मैं नहीं कह सकता, वो तो अलाउड नहीं है कानून के तहत कि वो वोट दे सकें। लेकिन जो वोटर्स हैं बजात जो पब्लिक ओपिनियन उनकी इन्होंने जिस तरीके से मोल्ड की है वो ख़तरनाक तरीके से की है। पर बहरहाल, लेकिन आपका वो सवाल था कि ईमेल्स की वजह से हुआ, देखिए उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने आप को बहुत डैमेज करवाया था जब वो उनकी वो टेप और वो वीडियो वो सामने आई थी। तो उससे और मेरा नहीं ख्याल कि ईमेल्स बाय इटसेल्फ, चूँकि सदर ओबामा बार बार ये कहते रहे कि इनकम्प्लीट इन्वेस्टिगेशन है, आप कैसे FBI के डायरेक्टर मसला होता है, क्या कहते हैं सलमान आबिद साहब, कि जब अगर कोई करप्शन केसेस हो या इस तरह को कोई डिफेंस सीक्रेट हो और आपकी कार्रवाई चल रही हो, अगर कोई पाकिस्तान से कोई आपका रहनुमा पार्टिसिपेट कर रहा हो या कोई हुक्मरान कैंपेन के लिए जा रहा हो, तो हम कहते हैं कि भाई ये कैसे जा सकता है, अखलाकी तौर पर तो इसे जाना ही नहीं चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उसके बाद जाना चाहिए। तो वहाँ पर भी इसी तरह की मंडी लगी हुई है सलमान साहब। देखिए बात बुनियादी तौर पे आपने बिल्कुल ठीक उठाई है, क्योंकि देखिए जिस अंदाज से हिलरी जो है इस कैंपेन के अंदर लीड करती हुई नजर आ रही थी और जितने भी सर्वे उस वक्त हो रहे थे उससे लग ये रहा था कि शायद ट्रंप जो है वो पीछे रह जाएंगे। लेकिन ये जो ईमेल्स की इशू है इसने बुनियादी तौर पर हिलरी को डैमेज किया और ट्रंप को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया है। अब देखिए इलेक्शन कैंपेन की जो डायनामिक्स होती हैं उसके अंदर हमेशा कैंडिडेट जो है वो एक अपॉर्चुनिटीज की तलाश में होता है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी जो मिली है, इसी वजह से शायद हिलरी का बड़ा क्रिटिसिज्म आया है इस ईमेल्स के इशूज के ऊपर, और उन्होंने कहा कि ये एक बाकायदा साजिश है उनके खिलाफ जो ये की गई है। लेकिन ट्रंप ने उसको बहुत अच्छे तरीके से कार्ड को यूज किया है और उसकी एक बड़ी बुनियादी वजह है कि देखिए ट्रंप पहले जा रहे थे, नीचे डैमेज हो रहे थे, और आपको याद है कि वो जो खवातीन के वाले से भी जो उनके पर इल्जामात लगे, उसके बाद उन्होंने वापस अपने आप को कम बैक किया है। और इसी तरह से जब वो उन्होंने बहुत ज्यादा कैंपेन उठाई थी मुसलमानों के कॉन्टेक्स्ट में अगेंस्ट, उससे भी उन्होंने अपने आप को विड्रॉ किया और उन्होंने ये तासुर दिया कि नहीं, वो मुसलमानों के अगेंस्ट नहीं है। या हिलरी हो, दोनों अगर मुसलमानों की बात की जाए, शुरू में तो दोनों ने बोला है, यानी कि एक्सप्लॉइट किया है हिलरी ने ट्रंप की स्टेटमेंट को, लेकिन उसके बाद बड़े खामोश रहे हैं मुजाहिद कामरान साहब जी। जो तो मुसलमानों का मामला है, ये अगर आप याद करें तो जॉर्ज बुश को जितवाने वाले मुसलमान थे, लेकिन मुसलमानों के अंदर वो तंजीम मौजूद नहीं है और वो रसाई उनको हासिल नहीं है वाइट हाउस तक और मुख्तलिफ वजारतों तक और स्टेट डिपार्टमेंट तक जो दूसरे ग्रोहों को हासिल है, मिसाल के तौर पर सहूनियों को जो हासिल है जी। इसकी वजह से आपने ये देखा कि जॉर्ज बुश ने मुसलमान मुल्कों पर जलगार का आगाज़ किया, अफगानिस्तान पे, इराक पे, और ये सिलसिला अभी तक जारी है। अगरचे ओबामा कहने को एक मुसलमान है, लेकिन ओबामा के ज़माने में भी लिबिया का काम हुआ है और उस वक्त हिलरी क्लिंटन जो थी वो वज़ीर ख़ारजा थी। तो इसलिए जहाँ तक तो मुसलमानों का मामला है, मुसलमान जब तक ख़ुद को मुनज़्ज़म नहीं करते और मुसलमान अक़वाम ख़ुद को इल्मी तौर पर, अस्करी तौर पर मजबूत नहीं करती, मुसलमानों का मामला ऐसे ही रहेगा और कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे हिलरी मुंतखब हो जाए चाहे ट्रंप। लेकिन एक फ़र्क है
और वो ये है कि हिल इज नॉट ऑफ द टेबल, इसने ये बात बार बार कही है। ट्रंप ने इसके बरक्स ये कहा है कि मैं रूस के साथ अच्छे ताल्लुकात रखूंगा, लिहाजा इस एतबार से दुनिया के लिए तो शायद ये बेहतर हो कि ट्रंप हो जाए, क्योंकि ट्रंप कम से कम आलमी जंग के इम्कानात को कुछ कम कर देगा, जबकि हिलरी के मुंतखब हो जाने अच्छा, मेरे पास कुछ और खबरें हैं, लेकिन आमिर डार हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, आप तो खैर वहां से कवर करके भी आए हैं, पिछले दिनों आप पढ़ भी रहे होंगे और बता भी रहे थे चीजें, तो आप कैसे देख रहे हैं? आपने तीनों हमारे एनालिस्ट जो हैं उनकी बात सुनी है, सो हाउ डू यू सी इट? अच्छा, आपका जो सबसे बुनियादी सवाल था जो आपने मेरा ख्याल तीनों गेस्ट के सामने रखा है, उसका जवाब अभी तक मेरा ख्याल नहीं आ सका। वो था हिलरी का अभी जो रिसेंट इशू आया है, जो दोबारा से तहकीकात का आगाज़ किया है FBI ने, मेरा ख्याल ये बहुत ज़्यादा डैमेजिंग है। और असल जो चीज़ है वो देखने वाली ये है कि इसकी जो टाइमिंग है ये बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल है। तकरीबन 11 रोज़ पहले जब इलेक्शन होने वाला था, 8 नवंबर को इलेक्शन है, 11 रोज़ पहले एक दफ़ा फिर से FBI ने तहकीकात शुरू कर दी हैं, और जिसका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है वही हिलरी है जो कि तकरीबन 1 माह पहले या तकरीबन 20 दिन पहले तक 8 से 10 जो पॉइंट्स हैं उसके फ़र्क से वो जीत रही थी। लेकिन अब ये कहा जा रहा है, नए जो पोल सर्वेज आए हैं उनके मुताबिक अब ट्रंप बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं जिसमें 1 या 2 पॉइंट्स के साथ लीड कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो मजमूई तौर पर एक दोबारा से सर्वे में अभी कुछ ही देर पहले प्रोग्राम से पहले देख रहा था, उसमें हिलरी एक दफ़ा फिर हमें जो है वो आगे जाती हुई दिखाई दे रही है। तो ये या ओवरऑल आप बात कर रहे हैं? मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूँ। जो स्विंग स्टेट्स हैं उसमें बिल्कुल डिवाइडेड है, क्योंकि कुछ स्विंग स्टेट्स ऐसी हैं, जिस तरह अभी फारूक साहब बात कर रहे थे, पेंसिल्वेनिया है, और 1-2 स्टेट्स ऐसी हैं जिसमें ट्रंप अभी भी बहुत बेहतर पोजीशन में है। तो हमेशा जो अमेरिकन इलेक्शन है वो हमेशा डिसाइडिंग होते हैं जो स्विंग स्टेट्स होती है। हमने देखा इससे पहले भी जो माजी में इलेक्शंस हुए हैं, हमेशा फैसला स्विंग स्टेट्स में आता है। तो अभी भी सारी जो बैटल ग्राउंड है वो स्विंग स्टेट्स ही हैं, और वहीं पर जाकर फैसला होगा। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइएगा सलमान साहब, कि जो इस वक्त हिलरी है वो सही अमेरिकन इश्यूज को रिप्रेजेंट कर रही है या डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है? देखिए, वैसे अगर आप इस पूरी कैंपेन को ज़रा समझने की कोशिश करें तो इसमें जो इश्यूज है ना वो उस तरह से डिस्कस नहीं हुए जिस तरह से अमेरिकन इलेक्शन के अंदर होने चाहिए थे। अच्छा। देखिए, सारी ज़्यादातर तो ब्लेम गेम रहा है ना, जो ट्रंप के अगेंस्ट में हिलरी के अगेंस्ट में वो ट्रंप लगे रहे हैं, दोनों ने एक दूसरे पे उस तरह की इल्ज़ाम तराशी की है जिसमें जो रियल इशूज़ है वो पीछे चले गए हैं। और एक इशू जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया, जिसका भी इशारा आमिर साहब ने भी किया, और वो ये था कि, और जिसका डॉक्टर साहब ने भी किया, वो बुनियादी तौर पर यह था कि दोनों जो है एक दूसरे को दहशतगर्दों की सरपरस्ती के साथ जोड़ रहे हैं। और खास तौर पर यह साबित करने की कोशिश की जा रही है कि जी अगर मैं ये ट्रंप जीत गए तो ये दहशतगर्दों को तकवीत देंगे, हिलरी जीतेंगी तो वो दहशतगर्दों को तकवीत देंगी। तो ज्यादातर आप देखिए कि एक ब्लेम गेम एक्सरसाइज बहुत आई है। जो अमेरिकन अवाम है, अमेरिकन अवाम के जो इश्यूज हैं, अगर आप आम अमरीकियों से पूछें इन इंतखाबात के बारे में तो उनके जो इश्यूज हैं वो तो उस तरह से डिस्कस ही नहीं हुए हैं। और मैं आपको एक और बात बताता हूं, जैसे सियाह फार्म है ना, वहां पर अब सियाह फार्म ये कह रहे हैं कि ठीक है हम जो है ना हिलरी को वोट देंगे, लेकिन सवाल ये है कि जब ओबामा के 8 साल रहने के बावजूद हमारे मसले हल नहीं हो सके तो हिलरी किस तरह से वो मसले को हल कर सकेंगी, और वही लेगेसी लेके जाएंगे ना। तो इसलिए ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अमरीकी इंतखाबात में जो इश्यूज हैं वो नहीं आ रहे। दूसरा बड़ा क्रिटिकल इश्यूज है जो देखिए कॉर्पोरेट डेमोक्रेसी के तौर पर डिस्कस होना चाहिए। हम यहाँ पर पाकिस्तान की सियासत में बैठ के रोना रोते हैं कि पैसे की सियासत बहुत है, इल्जाम तराशियां बहुत है, स्कैंडलाइजेशन बहुत है। अब अमरीकी इंतखाबात में भी हमें ये रिफ्लेक्शन नजर आ रहा है, ये महंगे तरीन इंतखाबात बनते जा रहे हैं। ऑर्गेनाइज नहीं होता है बहुत ज्यादा। उसकी वजह यह है कि इन जो हमारा डेमोक्रेटिक मॉडल है इस वक्त दुनिया में, अलीना, उसमें से इस वक्त आम आदमी की सियासत जो है आउट होती जा रही है। जी, आई एग्री विद योर पॉइंट, लेकिन पिछले दिनों ट्रंप ने भी एक बात की थी जिसमें उसने कहा था कि जो इलेक्शंस हैं वो रिग हो सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, क्या इलेक्शन रिग होते हैं यूएस में? पहले तो मैं ये कहूँगा कि तहकीकात नहीं हो रही। FBI ने सिर्फ कांग्रेस को एक रिपोर्ट भेजी है कि कुछ और ईमेल्स हमें मिली हैं। अभी ये भी नहीं पता को ईमेल्स वो डुप्लीकेट हैं या उनकी वो ज़ाती उसके ऊपर बात हो रही है, इसलिए कि वो इररेलेवेंट है। इसलिए सदर ओबामा बार बार उस चीज़ को कह रहे हैं कि आप इनकम्प्लीट इन्वेस्टिगेशन सो कॉल्ड। फारूक साहब, सवाल हम ये कह रहे हैं तहकीकात हो रही है नहीं हो रही अलग बात, हम सवाल ये कह रहे हैं कि इसकी टाइमिंग जो है इसे आप किस तरह देखते हैं? इलेक्शन से तकरीबन 11 रोज पहले दोबारा से इस सारे किस्से को खोल दिया गया। मेरा ख्याल है कि टाइमिंग इसकी इनअप्रोप्रिएट है, इसलिए कि इतने करीब इलेक्शन आके आपके पास कोई शवाहिद नहीं है, कुछ नहीं है। आप किसी और का, वो इनकी जो सेक्रेटरी हैं उसके जो डाइवोर्स हस्बैंड हैं उसके कंप्यूटर से आप वो निकाल के आप वो कांग्रेस को भेज देते हैं, और कांग्रेस जो है वो यहाँ पे भी तो सिक्योरिटी ब्रीच का इशू ले रहे हैं ना, वो दोबारा से कह रहे हैं डिफेंस सीक्रेट है। ये नहीं उन्होंने कहा, अभी आज मैंने 2-3 देखी हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं अभी इसको क्लोजली फॉलो कर रहा हूँ। उन्होंने सिर्फ कांग्रेस को भेजी हैं, क्योंकि वो बात ये है कि फॉक्स न्यूज़ इस किस्म की उनकी जो इनका मीडिया है वो उसको बहुत उछाल रहा है। लेकिन जैसे मैं देखिए, एक चीज़ हमें नहीं भूलनी चाहिए, ये जो अमेरिका के इलेक्शन थे सदारती, ये बड़े अनयूजुअल थे। वो अनयूजुअल फैक्टर था डोनाल्ड ट्रंप।
इसको तो आप छोड़ दीजिए ना, डेमोक्रेट्स के साथ उसने क्या किया, हिलरी क्लिंटन के साथ, इसने अपने रिपब्लिकन के साथ क्या किया। यानी वो जो प्राइमरीज हो रही थी और वहाँ पे इसने कोई पॉलिसी की बात नहीं की, कोई एजेंडा की बात नहीं की, पर्सनल अटैक्स थे, वो कैरेक्टर असैसिनेशन थी, और जो कि अमेरिकन सिस्टम में एक बहुत अनयूजुअल चीज़ थी। इसीलिए आप देखिए जब कन्वेंशन इनकी हुई है तो इस पर कोई भी रिपब्लिकन जो कैंडिडेट है वो आए नहीं वहाँ पे, 2 महीने पहले मैं वहाँ पर थी, मैंने तो डिफरेंट चीजें देखी हैं। जैसे यहाँ पे रैलीज होती हैं, एक दूसरे को तू तड़ा करके बात करते हैं, बिल्कुल वैसे ही हो रहा था। और वहाँ पे एक बहुत बड़ा इशू चल रहा था, वहाँ पे एक बहुत बड़ा इशू चल रहा था कि हिलरी ने कुछ लोगों को भेजा है ताकि डोनाल्ड ट्रंप की जो कैंपेन है उसे खराब किया जाए। क्यों कामरान साहब, कुछ ऐसी चीजें होती हैं या नहीं होती हैं? देखिए, अमेरिका की जो इस दफ़ा की इलेक्शन कैंपेन है ये बड़ी ही गैर मामूली कैंपेन है। इसमें इल्ज़ामात जिस नौयत के लग रहे हैं, ये पहले इस तरह के इल्ज़ामात लगाए नहीं जाते थे। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि सन 50 से लेके आज तक जितने इंतखाबात हुए, इन इंतखाबात को छोड़ के उनमें अगर आप जॉन कैनेडी का नाम निकाल दें तो हमेशा एस्टेब्लिशमेंट ही के 2 चुने हुए अफराद एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ते थे। मिसाल के तौर पे जॉर्ज बुश और जॉन कैरी, ये दोनों के दोनों एक सीक्रेट सोसाइटी स्कल एंड बोन्स के मेंबर थे। इससे पहले जितने भी इलेक्शंस हुए हैं सन 50 से लेके काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के मेंबर होते थे। सन 73 में ट्राइलैटरल कमीशन बन गया। डोनाल्ड ट्रंप तो रियल अमेरिका को रिप्रेजेंट कर रहा है, मुझे तो आपकी बात सीधी समझ आ रही है। जॉन कैनेडी की तरह एस्टेब्लिशमेंट का उस तरह से आदमी नहीं है। अच्छा। लेकिन अमेरिका की एस्टेब्लिशमेंट तकसीम हुई हुई है, क्योंकि अमेरिका की एक एस्टेब्लिशमेंट वो है जो अमेरिका के मफादात की नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट मफादात की और इसराइल के मफादात की। कामरान साहब, मैं यहीं से ही इस पॉइंट से ही लेकर चलना चाहूंगी बात, लेकिन छोटी सी ब्रेक का नाज़रीन, जैसे ब्रेक से वापस आते हैं तो मजीद जो डिस्कशन है उसका सिलसिला जारी रखते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, पर आपको खुशामदीद कहते हैं। यूएस इलेक्शन की खसूसी ट्रांसमिशन जारी है और ब्रेक से जाने से पहले जो मुजाहिद कामरान साहब ने एक सवाल उठाया था वो ये था कि अगर हम ट्रंप की बात करें तो वो जो है वो इस्टेब्लिशमेंट का बंदा नहीं है। तो डॉक्टर साहब, डू यू अग्री? इसका मतलब है कि वो इस्टेब्लिशमेंट का बंदा नहीं है तो वो अवामी लीडर हुआ फिर तो? देखिए, इसमें सूरत यह है कि अमेरिका में बहुत से लोग हैं जो इंटेलिजेंस में मिसाल के तौर पे काम करते हैं और वो ये जानते हैं कि अमेरिका को एक बहुत बड़ी जंग में धकेलने के लिए वो मालदार तरीन ख़ानदान जो हिलरी क्लिंटन की पुश्तपनाही कर रहे हैं कोशां हैं और वो उनको नाकाम बनाना चाहते हैं और वो इसकी हिमायत कर रहे हैं। अब आप ये देखेंगे कि इसके बारे में ट्रंप के बारे में कैसी गलीज़ किस्म की इन्होंने रिकॉर्डिंग पेश कर दी। उसके जवाब के तौर पे, जवाब में गज़ल के तौर पे अब FBI के कुछ लोगों ने ये चीज़ शुरू कर दी है। तो ट्रंप को उन लोगों की हिमायत हासिल है जो अमेरिका की इंटेलिजेंस में काम कर रहे हैं या अमेरिका के इदारों में काम कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका को बड़ी आलमी जंग में नहीं जाने देना चाहते। जबकि हिलरी क्लिंटन बारहा ये बात कह चुकी है। अभी मैं आज ही सुबह सुन रहा था, हिलरी क्लिंटन ने एक जगह ये भी कहा है, मैं दोहरा देता हूँ, रशिया एंड चाइना will have to pay a price because they are opposing progress, they are obstructing it and this is intolerable। ये लफ्ज़ उसने इस्तेमाल किया। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे अगर हम शख्सियात को थोड़ा सा साइड पे करके अगर पार्टीज की बात करें, उनकी पॉलिसीज की बात करें, डेमोक्रेटिक पार्टी की और रिपब्लिकन पार्टी की, आप क्या समझते हैं मुसलमानों के हवाले से, इस रीजन के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से कौन सी पार्टी की जो पॉलिसीज़ हैं वो मुसलमानों के हक़ में या पाकिस्तान या इस सारे खित्ते के हक़ में बेहतर है? क्योंकि हिलरी बार बार ये कह चुकी है और पूरी उनकी कैंपेन उठा के देखने में कहती हैं कि ओबामा की पॉलिसीज़ को कंटिन्यू करेंगी, जबकि ट्रंप मेरा ख्याल है कि शायद वाहिद उम्मीदवार हैं जिन्होंने ये कहा है कि वो अब अमेरिकी अवाम जो है वो तंग आ चुकी हैं, ये जंग जो है ये मेरा ख्याल ख़त्म हो जानी चाहिए और लोगों की वेलफेयर पे पैसा खर्च होना चाहिए। तो दोनों की मुतज़ाद स्टेटमेंट्स हैं, मुतज़ाद सोच है। तो आप क्या समझते हैं दोनों पार्टीज़ की जो पॉलिसीज़ हैं वो हमारे हक़ में, मुसलमानों के या इस खित्ते के हक़ में किसकी बेहतर है? देखिए, ये पॉलिसीज़ पार्टीज़ की नहीं है। इस वक्त पार्टीज़ की हमेशा से जो पॉलिसी हुआ करती थी वो इस्टेब्लिशमेंट ही की पॉलिसीज़ हुआ करती थी। ट्रंप इस वक्त एक ऐसा शख्स है जिसने ज़िंदगी में कभी सियासत नहीं की और वो कुछ लोगों के इशारे पे जो अमेरिका को जंग से बचाना चाहते हैं और दुनिया को जंग से बचाना चाहते हैं मैदान में आया है। और आप ये देखें कि अगर ट्रंप मुंतखब हो गया तो शाम की जंग भी मान पड़ जाएगी, रूस के साथ कशीदगी कम हो जाएगी। बल्कि ट्रंप ने तो यहाँ तक भी कहा है कि मैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान भी सुलह करवाना चाहता हूँ, जबकि अमेरिका की जो गहरी इस्टेब्लिशमेंट है जो हमेशा से कंट्रोल करती चली आई है, तकरीबन 100 बरस से ये कंट्रोल कर रही है अमेरिका को,
उनके अज़ाइम सहूनियों के डॉक्टर इल्ज़ाम के फारूक साथ साहब, मिलते हैं। ऐसा है जैसा मुजाहिद कामरान साहब कह रहे हैं, क्योंकि अगर हम ट्रंप की बात करें तो उसके बारे में तो यही कहा गया था कि पिछले दिनों बहुत ज़्यादा ये एक खबर भी बहुत ज़्यादा आई थी कि उसने कहा था कि आप न्यूक्स क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं। जी, डॉक्टर bit मुजाहिद confused. साहब जो कह रहे हैं जी। उनका अपना व्यू है और उसका उस पर एक वज़न भी है और वो उस वज़न के उसके ऊपर कह रहे हैं। मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा एक्सटेंड करूंगा, चूँकि जो फॉरेन पॉलिसी की आपने बात की ना, उससे वहाँ से उठाया। फॉरेन पॉलिसी सिर्फ अकेला सदर नहीं बनाता, अमेरिकन सिस्टम में कांग्रेस भी बनाती है। अब जब सदारती इंतखाबात हो रहे हैं तो हम बिल्कुल उसकी बात नहीं कर रहे कि 1/3 सेनेट भी इलेक्ट होने को जा रही है और तमाम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव भी इलेक्ट होने को जा रहा है। इस वक्त सेनेट में रिपब्लिकन्स की मेजॉरिटी है थोड़ी सी, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव भी उनके पास है। अगर तो ये इलेक्शन टिल्ट हो गया, यानी हमें तो आपको लग रहा है ना बहुत क्लोज है, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा स्टेट्स पे डिपेंड करता है, जो मार्जिनल स्टेट्स हैं, तो फिर वो स्वीप उन्होंने अगर किया हिलरी क्लिंटन ने, तो ये फिर जो सेनेट है ये डेमोक्रेटिक सेनेट बन जाएगा। अगर डेमोक्रेटिक सेनेट बना और हिलरी सदर बनी तो फिर वो आसानी से अपनी खारजा पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर सकेंगी। लेकिन इसके उलट अगर डोनाल्ड ट्रंप सदर बन के और सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में दूसरी पार्टी बन गई तो फिर उनको बहुत उसमें मुश्किल पड़ेगी। तो इसलिए ये पूरा पैकेज होता है जब भी सदर का इंतखाब होता है, चूँकि वो और ख़ास तौर पर जब सेनेट पे इतना करीब फ़र्क है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव भी बहुत अहम रोल प्ले करता है फाइनेंशियल मामला में। आपने पाकिस्तान की बात की, देखिए पाकिस्तान अब अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर नहीं है। इसको जितनी जल्दी भूल जाएं उतना हमारे लिए बेहतर है। उन्होंने अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर चुन लिया है हिंदुस्तान को और हमने चुन लिया है चीन को, इसलिए पाकिस्तान के ऊपर कोई ऐसा सच फर्क नहीं पड़ता। अलबत्ता लेकिन फिर यहाँ पर एक चीज़ और आती है ना, बात होती है लॉबिस की, आ जाती है कि लॉबिस किस तरीके से प्ले करती हैं और आप अपनी लॉबिस को किस तरीके से स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा लॉबीज तो पाकिस्तान की एज सच एग्जिस्ट ही नहीं वहाँ पे, इसलिए जैसे मैंने कहा कि उन्होंने चुन लिया। लॉबीज की तो बात अब आती है कि आपको कोई शक हो किसी बात का, जब आप ओपनली जाके आप कह दें हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, फिर इस किस्म के मुआहदे उनके साथ आप करें डिफेंस रिलेटेड, और हम इस किस्म के मुआहदे चाइना के साथ करें जो स्ट्रेटेजिक रिलेशन, तो फिर क्या शक रह गया, फिर क्या लॉबीज रह गई। एक चीज मैं आपको बताऊं। अच्छा, एक मैं सलमान साहब सवाल करना चाह रहा था, मैं आप ही से कर लेता हूं। अभी जो लॉबिंग की बात हो रही थी, ये किसकी जिम्मेदारी होती है लॉबिंग करना? अमेरिका में आप देखें जो इंडियन लॉबी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इवन कि बांग्लादेशी जो लॉबी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। मुसलमान वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, बहुत बड़ी तादाद में हैं, लेकिन लॉबिंग नहीं कर पाए। तो ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? उसकी बुनियादी वजह यह है कि बुनियादी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी तो देखिए पाकिस्तान की हुकूमत की होती है, और जो पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसी के अंदर एक लॉबी का जो कंपोनेंट है वो उसका पार्ट होता है। अनफॉर्चुनेटली जैसे भी डॉक्टर फारूक असनाद भी कह रहे थे कि हमारे यहाँ जो लॉबिस्ट का रोल है और हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो बड़ी क्रिटिकल है ना, तो उसमें लॉबी का रोल कहाँ से निकल के आएगा? मतलब मैं आपको बताऊं कि इंडियन लॉबिस्ट हैं वो 5 से 10 लॉबिस्ट ऐसे ग्रुप्स हैं जो हर साल वहाँ पर अमेरिका के अंदर और दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में इंटरवीन करते हैं। हमने तो यहाँ से कभी लॉबिस्ट भेजा नहीं है। आपको याद है अभी हमने चाइना इसके कश्मीर के वाले से जो ग्रुप भेजा है, उन सब के ऊपर पहले सवाल उठाना चाहिए कि वो कितने हमारे लॉबिस्ट हैं और किस हद तक वो जाके बात कर सकते थे। तो एक तो बात ही है। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अभी जो PIO जो है उसकी जो तहकीक आई है उसमें भी अमेरिका के हवाले से जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का जो कॉन्टेक्स्ट है ना जी, उसमें उन्होंने जो ट्रंप है उसको एज दिया है। उनका ख्याल ये है कि जो ट्रंप है वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए ज्यादा पायदार है, और उसकी वजह जो है डॉक्टर मुजाहिद कामरान ने जो उठाई है कि ये कहा जा रहा है, देखिए ना ओबामा जब आए थे तो आपको याद होगा ओबामा ने आके पहली बार डू मोर का मुतालबा किया था और कहा था कि डू मोर होगा। ये जो अमेरिका की 8 साल की जो इस वक्त की गवर्नमेंट आपको नजर आती है डेमोक्रेट, उससे आपके अपने पाकिस्तान के अंदर, आपकी रीजन की पॉलिटिक्स के अंदर और आपकी दुनिया की पॉलिटिक्स में कहां स्टेबिलिटी आ सकी है? अनफॉर्चुनेटली डेमोक्रेट वो रोल प्ले नहीं कर सके हैं। दैट्स व्हाई मैं कहता हूं कि ट्रंप को जो एज मिल रहा है वो इस बुनियाद के ऊपर मिल रहा है कि जो डेमोक्रेट पार्टी की जो पॉलिटिक्स थी उस पर काफी क्रिटिकल दुनिया के अंदर भी हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि देखिए ये जो मुसलमानों के लिए क्या चीज बेहतर है और पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर है, ये एक अलग बहस है जिसका एक इशारा फारूक असनाद साहब ने किया है कि हम अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर को चेंज कर रहे हैं। लेकिन ये याद रखिए कि अमेरिका को आप उसमें से आइसोलेट नहीं कर सकते। चाहे अगर आपने चाइना को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना ले, लेकिन आप अमेरिका को इस रीजनल पॉलिटिक्स से आउट नहीं कर सकेंगे। तो आपको कहीं ना कहीं तो अमेरिका के साथ अलाइनमेंट करना है और आपको ये देखना है, देखिए ना बतौर पाकिस्तानी हमें सिर्फ ये जज करना है डॉक्टर साहब कि हम ये देखें कि कौन हमारे मफादात को ज्यादा तकवीयत दे सकता है। इस पे मैं अगर इजाजत हो तो जी कामरान साहब, ये जो बात इन्होंने की ये बड़ी अहम बात है, लेकिन ये याद रखें कि अमेरिका में भी स्टेट डिपार्टमेंट और पेंटागन में इख्तलाफ है। स्टेट डिपार्टमेंट पे हमेशा से सहूनियों का कब्जा रहा है और स्टेट डिपार्टमेंट की पॉलिसी हमेशा मुसलमानों के और पाकिस्तान के खिलाफ रही है। लेकिन पेंटागन ने ये अजीब व गरीब बात अब की है कि हम सेंट्रल एशिया में
अपने मफादात को कायम नहीं रख सकते, बल्कि उन्होंने कहा हम मुस्तहकम नहीं हो सकते, इस्तेहकाम नहीं आ सकता सेंट्रल एशिया में पाकिस्तान आर्मी के बगैर। चुनांचे आज से 1 महीना पहले स्टुटगार्ट में सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के कमांडर इन चीफ्स की मीटिंग हुई थी जो सेंटकॉम के सरबराह ने बुलाई थी, लेकिन उसमें पाकिस्तान के आर्मी चीफ को बुलाया गया, हिंदुस्तान के आर्मी चीफ को नहीं बुलाया, अफगानिस्तान के आर्मी चीफ को नहीं बुलाया, ईरान के आर्मी चीफ को नहीं बुलाया, सिर्फ हमारे आर्मी चीफ को बुलाया। लिहाजा हमारी आर्मी इस खित्ते का एक बहुत ही अहम अंसर है और हमारी इस कुव्वत को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जी मुजाहिद साहब, मजीद भी डिस्कशन का सिलसिला आगे जारी रखेंगे और इसके बाद जो मैं सवाल उठाऊंगी वो मैनेजमेंट के हवाले से उठाऊंगी, क्योंकि एक डिबेट जो है वो अमेरिकन मीडिया में स्टार्ट हो गई है कि क्या हिलरी इन सिचुएशन में, जैसे कि उन्होंने डिफेंस सीक्रेट्स जो हैं उनके साथ सही तरीके से डील नहीं किया, क्या उनकी इम्पीचमेंट हो सकती है या नहीं हो सकती, इस पर भी मजीद बात करेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक से विदास। वेलकम बैक नाज़रीन, फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं यूएस इलेक्शन के खसूसी ट्रांसमिशन में। और डॉक्टर हसनात साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि क्या हिलरी क्लिंटन की इम्पीचमेंट हो सकती है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे डिबेट की जा रही है कि अगर वो आ भी जाएंगी तो कांग्रेस के पास ये राइट मौजूद है कि वो उनकी इम्पीचमेंट कर सकता है। और इससे पहले कहूँगा कि देखिए, अमेरिका से हमें बहुत इख्तलाफ होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन अमेरिकन्स जो डेमोक्रेटिक दुनिया है या जो लोग जमहूरियत में और नॉलेज में यकीन रखते हैं, उनके लिए वो एक मिसाल था, उनके फाउंडिंग फादर्स, उनका कॉन्स्टिट्यूशन और उनका वैल्यू सिस्टम। इस इंतखाबात में हम देखते हैं कि वो एक एक करके खुद ही अपने वैल्यू सिस्टम को बर्बाद कर रहे हैं। कभी आपने अमेरिका की 270 साल की जो उनकी सियासी ज़िंदगी है, मैं ये नहीं सुना होगा कोई कैंडिडेट के कि मुझे शक है कि इलेक्शन रिग हो जाएंगे। ये रिग का तो लफ्ज़ दूसरे ममालिक करते हैं, अमेरिका में ये नहीं था। कभी हमने ये नहीं सुना कि अभी वो इलेक्ट हुई नहीं, अभी इलेक्शंस हुए नहीं और पहले ही कहा जाए कि हम उनको इम्पीच करेंगे। इम्पीच के लिए तो आपको बहुत सॉलिड एविडेंस चाहिए और वो आम इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स नहीं होती, उसमें तो 2/3 की और फिर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एक कोर्ट के तौर पे भी काम करती है, फिर सेनेट के पास आप जाते हैं। कौन सा अमेरिकन प्रेसिडेंट अब तक इम्पीच हुआ है? निक्सन के ऊपर खतरा ज़रूर था जो उसने रिज़ाइन कर दिया इम्पीचमेंट का, लेकिन एज सच इम्पीचमेंट, या जॉनसन जो इब्राहिम लिंकन के वाइस प्रेसिडेंट थे उनके खिलाफ भी मूव चली थी, लेकिन इस तरह नहीं है। मेरा ख्याल है ये अपने ट्रेडिशन से परे हट रहे हैं, जिस किस्म की हम सब यही पॉइंट है कामरान साहब, यही पॉइंट है कि अपने ट्रेडिशन से परे हट रहे हैं और शायद कि आने वाले दिनों में जो पहले नहीं हुआ वो हो जाए और इम्पीचमेंट हो जाए। जी कामरान साहब, ये मुमकिन है, लेकिन अगर तो इलेक्शन के रिजल्ट्स इस तरह से आ गए कि जो इस्टेब्लिशमेंट हिलरी क्लिंटन को सपोर्ट कर रही है तो फिर हिलरी क्लिंटन को बचा ले। बहुत गहरी उनकी जड़ें हैं और बड़े मजबूत लोग हैं। उनके आदमी को इम्पीच करना आसान नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के लोग भी उन्होंने खरीदे होते हैं। कांग्रेस ही नहीं, उन्होंने बसा का जजेस भी खरीदे होते हैं। अच्छा, और रिगिंग की मैं आपको एक बात बता दूं, बुश के इलेक्शन में, पहले इलेक्शन में रिगिंग हुई थी जी। और अगर आप माइकल मूर की किताब देखें स्टूपिड वाइट मैन, तो उसने बयान किया हो कि किस तरह से प्री पोल रिगिंग एक लिहाज से हुई कि उन्होंने फ्लोरिडा में बहुत से लोगों के वोट्स निकाल दिए जो वोट देने का हक रखते थे। डॉक्टर साहब, वो तो अभी जो प्राइमरी इलेक्शंस हुए हैं उसमें भी कुछ स्टेट्स ऐसी हैं, न्यूयॉर्क में भी इसी तरह की कुछ खबरें सामने आई हैं जहाँ पे इलेक्शन हुआ था, बहुत सारे वोटर्स थे जिन्हें अपना हक राय दे इस्तेमाल करने का मौका ही नहीं मिल सका है। तो इस तरह की रेगिंग की बातें को पहली दफ़ा नहीं हो रही यहाँ पे। सवाल मैं आपसे ये करना चाह रहा हूँ था कि जिस तरह ट्रंप ने कहा है कि जब रिजल्ट आएगा 8 नवंबर को, उसके बाद वो फैसला करेंगे कि क्या ये इलेक्शन रिग था कि नहीं था। इस तरह जो इम्पीचमेंट की बातें हो रही, तो आपको लगता है कि इन दोनों चीज़ों की, रिगिंग की और इम्पीचमेंट की, आगे मुस्तकबिल में जाके कोई कनेक्टिविटी हो सकती है, कनेक्शन हो सकता है? और बहुत से लोग, जिस तरह आपने भी, आप सब गेस्ट ने ये कहा है कि बहुत अनयूजुअल किस्म के इलेक्शंस हैं, तो रिजल्ट आने के बाद कोई तहरीक चल सकती है, ये इलेक्शन मानने से इनकार किया जा सकता है? जैसे पाकिस्तान में होता है। मैं जल्दी से एक बात कह दूं जी। देखिए, अमेरिका का जो सिस्टम है इलेक्शन का, वहाँ पे स्टेट सिलेक्शन करवाती हैं और बेशुमार स्टेट्स में रिपब्लिकन गवर्नर्स हैं, गवर्नर वहाँ का इलेक्शन करवाता है। अगर रिगिंग की आप बात करेंगे ना, तो वो तो एक्चुअली डेमोक्रेट्स के साथ रिगिंग इसलिए होती है कि उनको गरीब लोग वोट देते हैं, जो स्पेनिक्स हैं या एफ्रो अमेरिकन हैं, और उनको किसी तरीके से डिसफ्रेंचाइज किया जाता है मुख्तलिफ तरीक़ों से। तो रिगिंग अगर होनी है तो वो तो एक्चुअली डेमोक्रेटिक पार्टी के खिलाफ होती है। ये तो अमीर लोग हैं, वाइट सुप्रीमेसी, बड़े आला किस्म के इनकी नस्ल है, ये इनको कोई रोक सकता है वोट देने से? इसलिए रिगिंग इज द अदर वे अराउंड। जनाब साहब कुछ कह रहे थे। रिगिंग
अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त स्टेक्स बहुत बहुत ज़्यादा हैं। एक तरफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के नंबरदार हैं जो चाहते हैं कि अब वक्त आ गया है कि जब हम चीन और रूस को ख़त्म करके दुनिया में एक दफ़ा आइंदा 1000 बरस के लिए वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बना दें जिसका कंट्रोल दुनिया के मालदार तरीन ख़ानदानों के पास हो, इलीट के पास हो। दूसरी तरफ ट्रंप जैसे लोग हैं, वो महदूद सलाहियतों के मालिक हैं, लेकिन उनके पीछे वो लोग हैं जो इससे आगाह हैं कि इनके मुल्क में क्या हो रहा है। अमीर अमीर से अमीर तर होता जा रहा है, गरीब गरीब से गरीब तर होता आ रहा है, और जो पार्टी आती है, चाहे डेमोक्रेट आए चाहे रिपब्लिकन आए, वो उनके मसाइल हल नहीं करती। तो ट्रंप को वो ज़रा इस लिहाज से मुख्तलिफ जाविये से देखते हैं, मुख्तलिफ नज़र से देखते हैं, और शायद ट्रंप के जीतने से जिसे खान साहब को पाकिस्तान में देखा जाता है, सलमान साहब ऐसे ही कुछ नहीं। देखिए ना, बात यह है कि जब आप बिल्कुल एक नया नैरेटिव लेके आते हैं ना, तो दुनिया में उसकी एक्सेप्टेंस ज़्यादा होती है। मैं आपको एक बात बताऊं, अब जो बात मैं आपसे कह रहा हूं कि ओबामा की जो पिछले 8 साल की जो पॉलिसी है, डू मोर की और वॉर की पॉलिसी जो है, उसने तो दुनिया में कुछ नहीं दिया ना, उससे तो हमें कोई फायदा नहीं हो सका। इसलिए जो एक नया नैरेटिव आया उसमें एक स्टेबिलिटी नजर आती है। बज़ाहिर उसकी कैंपेन के अंदर बेशुमार खामियां हैं, वो एक अलग बहस है, लेकिन एक नया नैरेटिव तो उसने दिया है ना, वो वॉर से निकलने की बात कर रहा है अपनी तरफ से। और दूसरी बात यह कि जैसे मैंने अभी कहा कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात उससे की जा रही है, और तीसरी बात यह है कि जो एस्टैब्लिशमेंट का जो असर नफूज है उससे बाहर निकल कर कोई बंदा बात करने की कोशिश कर रहा है। तो एक नए ट्रेंड्स तो उसने इंट्रोड्यूस करवाए हैं, और दूसरे इंट्रोड्यूस करा दिए हैं, लेकिन क्या इंप्लीमेंटेशन है? देखिए ना, इंप्लीमेंटेशन तो उसी सूरत में होगी ना अगर वो जीत कर आएंगे, अगर वो जीत कर आएंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अब ये इलेक्शन का नतीजा कुछ भी निकले, चाहे हिलरी के हक में आए या ट्रंप के हक में आए, लेकिन अब इस इलेक्शन के असरात जो है ना, ये अभी आपको बहुत अरसे तक नजर आएंगे। वो चाहे एलिगेशंस की कैंपेन की सूरत में नजर आ रहे हैं या जो सवालात अब उठाई भी गए हैं। देखिए ना, जो अभी मैंने आपसे कहा कि अमेरिका के अंदर जो हमारे भी तजर्बा, जो लोगों से बातचीत होती है, वो ये पूछ रहे हैं कि भाई ये पूरी बताइए, इस पूरी अपने कैंपेन के अंदर हमारा हम कहां खड़े हैं। अब जब हम कहां खड़े हैं, तो ये सवाल तो दुनिया की पॉलिटिक्स में डिस्कस हो रहा है, पाकिस्तान में भी डिस्कस हो रहा है ना। सुबह शाम हमें हुक्मरान आके कहते हैं कि जी पाकिस्तान में जमहूरियत मुस्तहकम हो रही है, डार साहब अवार्ड ले लेते हैं और कहते हैं कि जनाब देखिए मुझे बड़ा शानदार अवार्ड मिला पाकिस्तान, लेकिन आम आदमी कह रहा है कि मेरी जिंदगी में क्या असर पड़ा है। यही सवाल अमेरिका के अंदर भी आम आदमी उठा रहे हैं, जिसका भी फारूक साहब ने कहा ना कि पूरी क्लास जो है वो सवाल उठा रही है। अच्छा, कहां में फायदा मिला? सलमान साहब, आम आदमी की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। आम आदमी को अमेरिका में गुज़श्ता 8 सालों में कुछ नहीं मिला है। यही वजह है कि इस दफ़ा जब ट्रंप हो या वो बर्नी सैंडर्स हो, जब उन्होंने एंटी डीसी या एंटी वाशिंगटन डीसी की बात की तो लोगों ने उन्हें सराहा और उन्हें वोट भी दिया है। और ट्रंप को हमने देखा है कि वो ना सिर्फ अपनी पार्टी को, एस्टैब्लिशमेंट को, सबको हरा कर आए, और इसी तरह बर्नी सैंडर्स ने बड़े अच्छे वोट्स लिए। अब आपको क्या लग रहा है, चूंकि मेरा ख्याल है कि टाइम बिल्कुल थोड़ा है, 4-5 मिनट में सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूँ, क्या जिस तरह मुजाहिद कामरान साहब ने जो तस्करा किया कि 100 साल से अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट इस सारे सिस्टम को देख रही है, उनकी मर्जी के खिलाफ कोई कैंडिडेट नहीं है, तो अब आपको क्या लग रहा है, एक तरफ ये ईमेल का इशू माहौल को ऐसे बनते जा रहे हैं कि आम आदमी का नुमाइंदा, ये ट्रंप की मैं बात कर रहा हूँ, वो सामने आ सकते हैं? मैं सिर्फ आपसे कह रहा हूँ कि जो हमें सिर्फ ट्रेंड देखने होते हैं ना, वो ट्रेंड के अंदर जितना क्लोज फाइट पहुंच गई है, तो उससे तो एक मुकाबला दिलचस्प बना है ना। इसका मतलब है कि उसकी एक्सेप्टेंस सोसाइटी के अंदर उसको स्पेस मिला है ना, उसको कबूल किया गया है। तो ये आप याद रखिए, मैं ये कह रहा हूँ नतीजा कुछ भी निकले, लेकिन अब ये डिबेट रुकने वाली नहीं है। दूसरी बात मैं आपसे कॉल करना चाहता हूँ, देखिए मसला आम आदमी की तरक्की का नहीं है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप वसाइल किसके ऊपर खर्च कर रहे हैं। सारे वसाइल तो आप वॉर पॉलिटिक्स के ऊपर खर्च कर रहे हैं, वही ना कनेक्टिविटी है ना। ट्रंप यही तो कह रहे हैं कि वो रोजगार वापस लाएंगे, वो सनतें यहां से दोबारा उनका आगाज होगा। आम आदमी की बात कर रहे हैं, मैं खोलूंगा जितनी बंद फैक्ट्रियां हैं, उसको वो कह रहा है कि मैं खोलूंगा। मेरा सवाल ये है कि वो कैसे खोलेंगे? सारी तो उनकी चीजें चाइना में पड़ी हुई है और दूसरे ममालिक में पड़ी हुई है। सवाल ये कि जब वो आएंगे तो फिर उसको देखना होगा ना। ये तो कह रहे हैं ना कि अमेरिका में वापस लेकर आएंगे। हम अमेरिकन वोटर तो है नहीं, लेकिन आप साहब ने कहा, मैं जल्दी से बात कर दूं कि इसके असरात अमेरिकन सोसाइटी पे बहुत पड़ेंगे। और मैं आपको ये भी बताऊं कि जब तक हिलरी ने इसको बहुत बुरी तरह ना हराया, इन्होंने जो बिगेटरी की और एक्सट्रीमिज्म का जो वहाँ पे जो माहौल बना दिया, खासतौर पे मुसलमानों के खिलाफ, मैं अमेरिकन उसकी बात कर रहा हूँ। जो मुजाहिद कामरान साहब कह रहे थे वो मैं ठीक है, इंटरनेशनल अरीना में और मिडल ईस्ट में उस पर फर्क पड़ेगा, लेकिन इंटरनल की बात ठीक है। लेकिन एक सवाल पूछा था कि क्या आम आदमी का नुमाइंदा मुंतखब हो भी सकता है? सिर्फ एक दफ़ा जॉन कैनेडी एस्टैब्लिशमेंट का आदमी नहीं था, और उसने बहुत सारी चीज़ें लोगों के लिए की, और 3 बरस के बाद इन्होंने उसको दिन दिहाड़े अवाम के सामने गोली से उड़ा दिया और उसका भेजा उड़ा दिया।
लेकिन दुनिया आज तक कैनेडी को भूली नहीं बिल्कुल है। ऐसा। अब भी लोग उसको याद करते हैं। उसकी मौत को 50 बरस से ऊपर हो गया। अच्छा, एक चीज़ है, हम ट्रंप के बारे में हमेशा बड़े एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं। बस हम कहते हैं कि बाकी वो एक्सट्रीमिस्ट है, वो जो भी बयान देता है वो बिल्कुल एंटी ह्यूमन होते हैं, मुसलमानों के खिलाफ होते हैं। लेकिन अगर हम बिल्स की बात करें और एक्शन में जाने की बात करें तो हमें तो एग्रेसिव ज़्यादा हिलरी क्लिंटन नजर आती हैं। देखिए, हिलरी क्लिंटन ने, आपको याद होगा, ये भी कहा है पिछले दिनों अपनी कैंपेन के अंदर, और बड़े वाजे तौर पे कहा है कि जो पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम है वो एक खतरनाक लोगों के हाथों में जा सकता है। उन्होंने तो बाकायदा इसकी निशानदेही की है। और दूसरी बात इंडिया ने बहुत उठाया ये इशू। और इंडिया के लॉबी के साथ उन्होंने जाकर बात की है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जो मैंने शुरू में कहा था कि ट्रंप ने एक चीज सीखी है। शुरू में वो मुस्लिम वोटरों के मुसलमानों के वाले से बड़े एग्रेसिव होके आए हैं, बाद में उनको अंदाजा हुआ कि वो गलत जा रहे थे, तो अब देखिए उन्होंने फिर मुसलमानों के साथ दोबारा एंगेजमेंट की है। तो इसलिए अब उनकी कैंपेन वो नहीं है जो पहले शुरू में उन्होंने एंटी मुस्लिम कॉन्टेक्स्ट में स्टार्ट की थी। अब वो थोड़े से अपने आप को उन्होंने चेंज भी किया है। सलमान साहब, मेरा ख्याल ये तो बहस मेरा ख्याल पुरानी हो चुकी है। जिस तरह फारूक साहब ने बात की थी कि सेनेट और जो कांग्रेस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है उनकी, ज़ाहिर है उनके बगैर तो कोई भी सदर, ठीक है, सदर के पास, अमेरिकी सदर के पास बहुत सारे इख्तियारात हैं जिसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सेनेट से अप्रूवल नहीं ले रहे, आप कांग्रेस से अप्रूवल नहीं ले रहे, तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं या आपके इख्तियारात खासे महदूद है। तो मेरा ख्याल वो जो स्टेटमेंट्स दी जा रही थी मुसलमानों के खिलाफ या एंटी ह्यूमन जिस तरह बात कर रही है लीना, तो वो मेरा ख्याल उनके लिए कोई इतना ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं है। अगर वो सदर बन भी जाते हैं तो ये सब कुछ इतनी आसानी से कर नहीं पाएंगे। देखिए, ये फिर वही मैं कह रहा हूँ ना, ये देखना पड़ेगा कि जो नताइज आते हैं वो नताइज किस कॉन्टेक्स्ट में आते हैं और किस तरह का रिफ्लेक्शन उसके अंदर से निकल के आता है। उसी की बुनियाद के ऊपर फिर हम अगला फ्यूचर का सिनेरियो जो डेवलप कर सकेंगे। अगर सदर और सेनेट के दरमियान झगड़ा है तो मुअत्तल हो जाएगा ना। जी दुनिया को कुछ सांस तो लेने का मौका मिलेगा। जी आमिर, हैंड इट ओवर टू यू। मैं चाहूंगी कि आप क्लोज करें। चलें, ठीक है। मैं, मेरा ख्याल टाइम, अगर टाइम खत्म हो चुका है तो टाइम खत्म हो चुका है, आपने मुझे टाइम दे दिया। चलिए, मैं अपने तीनों मेहमानों का और अलीना शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। नाज़रीन, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।